जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर है और इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। एंड आई एम सेइंग कि यूपीएससी के एग्ज़ाम की अगर मैं बात नहीं भी करूं, जनरल पर्पज से भी अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट आज की डेट में एक ग्लोबल इशू है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है हर स्टेट के आगे, हर गवर्नमेंट के आगे, कि कैसे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दों को टैकल किया जाए, कैसे डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंट को दोनों को सस्टेनेबली कैरी किया जाए, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। आज की डेट में दुनिया भर के तमाम देश इसको लेकर चिंतित है, परेशान है। ऐसे में इन्वायरमेंट को नज़रअंदाज करके आप लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर तो बैठ ही नहीं सकते। इंस्टेड ऑफ यूपीएससी, इफ़ आई टॉक अबाउट, इन एनी एग्ज़ाम यू कैन नॉट अपेयर विदाउट प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको मैं इतनी सी राय देना चाहूँगा कि इस पूरे सब्जेक्ट का आप पहले प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर ले, इसके सिलेबस को अपने माइंड में सेट कर ले, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी साइंटिफिक है इसके अंदर, तो कुछ मामला टेक्निकल हो जाता है। अक्सर बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते, बट वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, you will be very much habitual of this subject also, like history, polity and other subjects. You will be feeling like that this subject was my one of the favorite subject and the best subject that I had ever, I had not ever visited, but now this has become. तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि हम लोगों को हमेशा से कम पढ़ने की आदत रही है, तो थोड़ा बहुत भी हमारे लिए ज़्यादा ही रहता है, उस हिसाब से कह रहा हूँ। बट स्टिल आई एम सेइंग कि हाँ, उतना भी सिलेबस नहीं है। जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो कई सारी बुक्स आपको रेफ़र करनी पड़ती है, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक बुक जो कि ऑल ओवर द इंडिया जो है वो बहुत फेमस है, दैट इज़ शंकर आईएएस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर आप शंकर आईएएस की बुक को अगर आप रेफ़र कर लेते हैं, तो अकेली बुक जो है, इसी को अगर आप 3-4 बार पढ़ लेते हैं, तो आई एम टेलिंग यू, आपका कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जा रहा। एग्ज़ाम भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के एज इट इज़ इसी वाली बुक से सेट होते हैं, इसी बुक से जो है मतलब कि आपके आते हैं, ठीक है। आप लास्ट कुछ ईयर्स के ट्रेंड उठा के देखेंगे क्वेश्चंस के, देन यू विल फाइंड आउट कि सो मेनी क्वेश्चंस हैज़ बीन डन फ्रॉम दिस बुक शंकर आईएएस। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस बुक को सही से ख़त्म कर लेते, क्योंकि एक ही बुक है, और एक बुक एक बुक को भी अगर आप सही से नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस बुक को अकेले को अगर ख़त्म कर लेते सही से, तो इट मीन्स कि आपने लगभग लगभग तैयारी अच्छी कर दी, मतलब कि क्या कहते हैं आपने इसकी। ओके, सेकेंडली, अब इस पूरे बुक के अंदर सिलेबस कैसे डिवाइड कर रखा है, मैं इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूँ, तो आप लोग जुड़े रहे इस पूरे वीडियो के साथ, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इस पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के बुक को जो है 5 पार्ट में कैटेगराइज किया है शंकर आईएएस ने, जिसमें 5 में से सबसे पहला जो पार्ट है वो जनरल टर्म्स की बात करता है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन सब के बारे में, ठीक है ना। दूसरा जो आपका इसका कैटेगरी है जो बात करता है बायोडाइवर्सिटी। यू अंडरस्टैंड, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर द इंटायर वर्ल्ड नाउ डेज। Third thing that talks about this book deals about, I will say, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा कंसर्न है दुनिया भर के देशों के लिए। तो ऐसे में वी कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स कि भाई क्या ऐसे मतलब कि ऐसे कौन से गैसेस हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को मतलब कि इंक्रीज़ करने में, जिससे कि हम पहले समझ सकें एंड देन उसको हम टेकल कर सके, उसके मिटिगेशंस मेजर्स हम ले सके। चौथा इसका जो पार्ट है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग एग्रीकल्चर के बेसिक्स को अगर नहीं जानते हैं, तो मैं बोलूँगा इन्वायरमेंट के इस चौथे पार्ट के इस 24वें चैप्टर में आता है, हालांकि आई थिंक मुझे जहाँ तक रिमेंबर है, तो 24वें चैप्टर के अंदर एग्रीकल्चर के बारे में बता रखा है। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कई बुक्स मैंने खुद रेफ़र की है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। एग्रीकल्चर के बारे में भी इन्होंने बहुत तरीके से लिखा हुआ है, और जो जो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है एग्रीकल्चर के अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें बता रखी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है, अगर हम एट दी एंड आते हैं, तो एट दी एंड वी विल फाइंड आउट, लास्ट पार्ट जो है वो एक्ट और इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। जितने भी एक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी आज तक मेजर्स लिए गए हैं, उन सब की बात पार्ट 5 में की गई है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारे के सारे रेगुलेटर्स हैं जो कि ऑल ओवर द कंट्री इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है
इन्वायरमेंट से जुड़े हुए पॉलिसीज़ को बनाता है प्लस इम्प्लीमेंट करता है, और कोई देश अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो उसे पनिश करता है। ठीक है, ये सारे के सारे काम जो है वो चैप्टर 5 के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस करते हैं, कौन कौन से इंडियन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, वी विल अंडरस्टैंड दैट थिंग इन दैट बुक। सो 5 पार्ट में मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड एक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इस 5 पार्ट को फिर कैटेगराइज किया गया चैप्टर वाइज चैप्टर, और टोटल आपका जो है 30 चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें अगर पहले वाले इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाली बात करें तो पहला चैप्टर ही इकोलॉजी का है। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर अगर हम पहले वाले पार्ट में देखें तो वो हो जाता है आपका फंक्शंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो सॉरी फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम का क्या फंक्शन होता है उन सब के बारे में बता रखा है। ठीक है, सारी चीज़ें वो भी हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या होता है वो फंक्शन। उसके बाद जो तीसरा इसमें बता रखा है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बाद टेरेस्टोरियल जो आपका इकोसिस्टम होता है उसके बारे में, जो लैंड के ऊपर होता है उसके बारे में बता रखा है। फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में बता रखा है चैप्टर 4 के अंदर। चैप्टर 5 में जो है इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशंस हैं या इन्वायरमेंट के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में बता रखा है चैप्टर 5 के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर। चैप्टर 6 में बता रखा है जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न में से एक है, दैट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो कि आज दुनिया भर के तमाम देश जो हैं वो अपने आप को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसके बारे में उस छठे चैप्टर में बता रखा है कि इंडिया और दुनिया भर में क्या चल रहा है इसको लेकर। साथ में सातवां चैप्टर जो है, सातवां चैप्टर आपका बात करता है इसी रिन्यूएबल एनर्जी के बाद जो है आपका वो बात करता है कि वो सारे इश्यूज़, वो जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं उन सारे जो मतलब कि लंबे समय से रहे हैं उन सारे इश्यूज़ के बारे में बात करता है। देखेंगे कौन कौन से इश्यूज़ हैं उसके बारे में। और लास्ट जो पहले पार्ट के आखिरी चैप्टर है दैट इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसी भी इंडस्ट्री को, अपने इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने से पहले लेना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से ऑब्टेन करना होता है, तो उसके बारे में भी वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। ओके, नेक्स्ट पार्ट इफ़ यू टॉक अबाउट, जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है हमारा दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बता रखा है बायोडाइवर्सिटी के पहले चैप्टर के अंदर कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। उसके बाद दूसरा चैप्टर अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के बाद जो दूसरा चैप्टर है दैट इज़ आई विल से इंडियन बायोडाइवर्सिटी, कि इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह का पाया जाता है उसके बारे में पूरा जिक्र बता रखा है। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। अगर इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहला एक्ट जो बनाया गया था हिंदुस्तान में वो 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। ठीक है, और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट अगर आप बोलेंगे कि कौन सा एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे इन्वायरमेंट के कंसर्न में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट्स की कैटेगरी में पहले स्थान पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका बता रखा है कि एनिमल, चैप्टर 4 में बता रखा है कि हमारे यहाँ पे एनिमल की डाइवर्सिटी इंडिया में कैसी कैसी पाई जाती है, हमारे यहाँ पे जो फोना है वो कैसे डाइवर्स तरीके के फोनास हमारे यहाँ पास हैं, कैसे कैसे स्पीसीज हैं उसके पास। ठीक है, दैट इज़ ऑल सबके बारे में बता रखा है, मैमल्स। और उसके बाद आपका प्लांट डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे कैसी है। Plant diversity is also very important thing that we need to understand, because you know that India is a very India is a mega डाइवर्सिफाइड कंट्री। ठीक है, तो मेगा क्या कहते हैं, डाइवर्सिफाइड कंट्री है क्या कहते हैं इंडिया, जो दुनिया के टॉप 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में आती हैं उसमें इंडिया का स्थान है। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट का पाए जाना इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल थिंग। तो इसी वजह से क्या कहते हैं इसमें कौन कौन सी डाइवर्सिटीज़ है, एनिमल और प्लांट, इन दोनों के बारे में चैप्टर 4 चैप्टर 5 में बता रखा है पार्ट 2 के अंदर। उसके बाद चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 के अंदर बता रखा है आपका कि आपका मेरीन ऑर्गेनाइजेशंस जो है, मरीन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कि एक्वेटिक मतलब कि जो आपके इकोसिस्टम में रहने वाले जो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके बारे में बता रखा है कि वो कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में वी विल अंडरस्टैंड इन वेरी डिटेल। ठीक है, उसके बाद जो अगला देखेंगे दैट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में बता रखा है कि भाई हमारे यहाँ पे जो लाइक आई विल से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई या क्या कहते हैं नेशनल पार्क हो गए। ठीक है, आपका जो है कंजर्वेटिव क्या कहते हैं, मतलब कि आपका जो मेजर्स जो लिए गए हैं हमारे यहाँ पे कंजर्वेटिव रिजर्व्स है हमारे यहाँ पे कई सारे। आपका मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या कहते हैं, ग्लोबल जो क्या कहते हैं हमारे पर एक
मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमने की हुई है, मतलब कि एक कहते हैं ना कि दैट इज़ कि मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए इस डाइवर्सिटी को, इन स्पीसीज़ को, इन फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया बना रखे हैं, और उन पूरे प्रोटेक्टेड एरिया का जो नेटवर्क है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। उसके बाद अगर हम आठवां बात करें तो आठवां हमारे पास है कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ पे इनको कंजर्व करने के कौन कौन से एफर्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे इनको किया गया है। तो इसमें वही देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। दैट इज़ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू सी इन दिस। उसके बाद तीसरा पार्ट जो है वो है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। पहला चैप्टर जो बताता है वो बताता है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर द फोर्सिंग, व्हाट आर द फोर्सिंग फैक्टर्स बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज इन द इंटायर वर्ल्ड. So that we will understand in the chapter of, I will say, climate change. Secondly, if I talk about in the part third, that is ocean acidification. ओशियन एसिडिफिकेशन जो दुनिया का एक दुनिया में हो रहा है, मतलब कि ओशन का जो एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है वो कैसे हो रहा है, कैसे आपका जो है हम एसिडिफिकेशन की तरफ जो है अपने समंदरों को लेके जा रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या क्या रीजन्स हैं, कैसे कैसे मेजर्स लिए गए हैं, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दैट वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन. ओके, सेकेंडली इफ आई स्पीक अबाउट दैट इज ओजोन डिप्लेशन. ओजोन डिप्लेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इफ आई स्पीक अबाउट. ओजोन डिप्लेशन का मतलब कि ओजोन कैसे डिप्लेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ओजोन का डिप्लेट होना जो है वो आपका जो सोलर रेडिएशंस हैं उसको मतलब कि फेस करने वाली बात है. दैट कैन डेफिनेटली कोज so many diseases to the human. That is a very important concern nowadays that we need to understand. Secondly, if I speak about chapter 5 of this is chapter 4 of this part, that is impact of climate change in India. अब इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कैसे कैसे इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं, इसके बारे में बता रखा है चैप्टर 4 के अंदर. चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 में बता रखा है कि हमने कौन कौन से मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लिए हुए हैं, कौन कौन से मिटिगेशंस के हमारे पास स्ट्रेटजीज हैं. दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर ऑल्सो. सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट द उसके बाद क्लाइमेट, इंडिया और क्लाइमेट चेंज. इंडिया और क्लाइमेट चेंज कैसे कैसे आगे बढ़ा है, कैसे इंडिया ने कौन कौन सी चीज़ें की हैं इसके प्रति, कौन कौन से हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं इसके लिए. दैट इज़ ऑल्सो वी विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. उसके बाद क्लाइमेट चेंज को लेकर जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इसके लिए काम कर रहे हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है. दैट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग चैप्टर्स. ठीक है. उसके बाद चौथा पार्ट मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है एग्रीकल्चर का. ठीक है. उस चैप्टर को अगर आप समझ जाते हैं तो आप एग्रीकल्चर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे. देयर इज़ नथिंग मोर टू अंडरस्टैंड. उसके बाद वही वाली बात है, फिर इन्वायरमेंट में जाके आप ये देख लेना कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रही है. ओके. उसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रही है. उसके बाद आपका लास्ट हो जाता है एक्ट एंड इंस्टीट्यूशन. एक्ट एंड इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले आपको दिखेगा एक्ट एंड पॉलिसीज़. गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाए हैं, कौन कौन से एक्ट बनाए हुए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है. उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, मेजर्स हैं, ठीक है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है ग्राउंड पे. दैट वी विल आल्सो अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट. उसका इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं वो भी हम सारे के सारे देखेंगे कौन कौन से इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे कैरी ऑन है. उसके बाद इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशंस. अब इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशंस की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कन्वेंशंस हैं जो हमने ग्लोबल लेवल पे जो है साइन किए हुए हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास देश के अंदर है. दैट वी विल आल्सो अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर. सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट द इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इफेक्ट्स. इन्वायरमेंट के इश्यूज़ की वजह से कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, कैसी कैसी चीज़ें हमें सामना करनी पड़ सकती है. दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पार्ट आल्सो. एंड द लास्ट वन इफ आई स्पीक अबाउट दैट इज़ द करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स जो पहले के कुछ सालों के रहे हैं और करंट अफेयर्स जो अभी मौजूदा साल के हैं, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले के साल के कौन कौन से करंट अफेयर्स है. दैट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड. अगर ये सारी चीज़ें अगर आप समझने में कामयाब है अगर ये सारी चीज़ें आप समझने में कामयाब है, कोलैब करने में कामयाब है, तो इसका मतलब ये है कि आप इन्वायरमेंट के अंदर अच्छे प्रिपेयर हैं. तो मैंने क्या कहा कि इन्वायरमेंट की बुक की क्लासिफिकेशन पहले कर ले, जिसमें आपके 5 पार्ट होते हैं: इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. सेकंड जो मैंने आपको बताया बायोडाइवर्सिटी. थर्ड क्लाइमेट चेंज. फोर्थ एग्रीकल्चर. एंड लास्ट वन इज़ द एक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें. उसके बाद मैंने आपको जो जो चैप्टर्स बताए वो सारे के सारे चैप्टर्स आपको देखने हैं. सबसे पहले इस वाले में आपको मैंने जो चैप्टर बताया दैट इज़ व्हाट
इकोलॉजी के बारे में, फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम के बारे में बताया, फिर मैंने आपको टेरेस्ट्रियल क्या कहते हैं इकोसिस्टम के बारे में, एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट के बारे में बताया, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको इन्वायरमेंट के इशूज़ हैं वो बताया, मैंने इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बताया। फिर दूसरे वाले में बायोडाइवर्सिटी बताई, बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर कैसी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है। उसके बाद जो है आपका जो एनिमल डाइवर्सिटी कैसी है, आपकी प्लांट डाइवर्सिटी कैसी है इंडिया के अंदर। उसके बाद लास्ट में आपको मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है, फिर मरीन ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। उसके बाद क्या कहते हैं आपका कंजर्वेशन एफर्ट्स कौन कौन से लिए। क्लाइमेट चेंज में आपको बताया गया क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है, क्लाइमेट चेंज इन इंडिया क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज और इंडिया के अंदर कैसा है। उसके बाद ओशियन एसिडिफिकेशन आपका हो गया, ओजोन डिप्लेशन हो गया, ये सारी चीज़ें मिटिगेशन स्ट्रेटजीज कौन कौन सी ली गई है, ठीक है ना। आपकी क्लाइमेट चेंज और क्या कहते हैं इंडिया साथ साथ कैसे चला है, और उसको लेकर जो है कौन कौन सी पॉलिसीज़ क्या कहते हैं मतलब कि क्या कहते हैं दुनिया भर में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। एग्रीकल्चर के अंदर सिंगल एक चैप्टर है, लास्ट वाले में एक्ट एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रखा है, उसका इंस्टीट्यूशन और उसके मेजर्स। पहले एक्ट और इंस्टीट्यूशन, फिर उन इंस्टीट्यूशन ने कौन कौन से मेजर्स लिए वो अगला चैप्टर, तो इंस्टीट्यूशन एंड मेजर हो गया। उसके बाद उसकी वजह से हमें मेजर लेना है तो हमने दुनिया भर के देशों ने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो इंटरनेशनल क्या कहते हैं इन्वायरमेंट कन्वेंशंस बने, इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस बने। तो पहला क्या कहते हैं एक्ट एंड इंस्टीट्यूशन ने कौन कौन से मेजर्स लिए, ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन एंड क्या कहते हैं मेजर्स। उसके बाद सॉरी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सारे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा किया, और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करने के बाद इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन साइन करवाए। उसका क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड हेल्थ इफेक्ट, और उन्होंने बताया कि भाई ये साइन करो। उन्होंने मना किया तो उन्होंने बोला क्यों मना करो, क्यों करूँ मैं इसके अंदर। उन्होंने बोला कि भाई अगर ये नहीं करोगे तो ये इन्वायरमेंटल इशू जो है बहुत बड़ा हेल्थ इफेक्ट लेके आ सकता है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि नहीं, अगर हमारी बात भरोसा हो रही तो आज के करंट अफेयर्स देख लो, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये आपके 5 चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कि ये पार्ट में। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि हर चैप्टर क्या कहता है अपने आप में। देखो चैप्टर 1 की अगर हम बात करें, चैप्टर 1 जो इसका है, ठीक है, पार्ट 1 के चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आपको बता रखा होगा इकोलॉजी का चैप्टर है। इकोलॉजी के चैप्टर के अंदर सबसे पहले बता रखा है कि इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए इकोलॉजी का मतलब हो गया कि एक साइंटिफिक स्टडी करना, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी करना किस चीज़ की, साइंटिफिक स्टडी करना ऑर्गेनिजम्स की और उसके साथ जुड़े हुए उसके इन्वायरमेंट की, उसके बीच के रिश्ते की, ठीक है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड द इकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड देयर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ द इकोलॉजी, दैट्स इट। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट इज नॉन एज द इन्वायरमेंट। और अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, एक बायोस्फीयर का, दैट इज नॉन एज द इकोसिस्टम। ये सारी की सारी बातें आपको इन्वायरमेंट के इस पार्ट में बता रखा है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन कौन से लेवल्स है ऑर्गेनिजम्स के, तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास पहला लेवल है इंडिविजुअल, दूसरा हमारे पास है पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी, उसके बाद इकोसिस्टम। और कम्युनिटी में भी माइनर मेजर इस तरह की कम्युनिटी होती है। इन्वायरमेंट के अंदर भी बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बायोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे हम, और बायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चैप्टर के अंदर देखेंगे। देन गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है हमें इकोसिस्टम, जैसे कि मिलेनियम इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट 2005 जो कि 2000 में फॉर्म की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के द्वारा उसे फॉर्म की गई थी, जिसके जो लीडरशिप में कोफी अन्नान के क्या कहते हैं कोफी अन्नान के लीडरशिप में इसे फॉर्म की गई थी। और उन्होंने कहा था कि पता लगाओ कि कौन कौन से ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फिर इसके बाद पता लगाया था तो पता चला था कि हमारे पास कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, वो हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। वो बायोडाइवर्सिटी का भी थोड़ा पार्ट है। उसके बाद इकोटोन क्या कहते हैं, क्या होता है इकोटोन, जो है वो दो इकोसिस्टम के बीच का एरिया, दैट इज नॉन एज द इकोटोन। उसका नीच जो होता है वो फंक्शन क्या कहते हैं एक रोल, किसी भी क्या कहते हैं मतलब कि जो आपका पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका जो रोल है, ठीक है ना। रोल इन द सेंस कि कोई भी रोल हो सकता है, हैबिटेट रोल हो सकता है उसका क्या कहते हैं मतलब कि फूड सिस्टम का रोल हो सकता है, उसके क्या कहते हैं मतलब कि जो है लिविंग का क्या कहते हैं रोल हो सकता है। वो सारे रोल्स को मिलाकर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कही जाती है क्या कहते हैं नीच के अंदर, उसके टाइप्स में बता रखा है। बायोम का मतलब क्या है, रीजन्स, यू नो, अगर ऊपर से देखें हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक देखें तो एक तरह के हालात, एक तरह की ज्योग्राफी कहीं पे नहीं है, हर चीज़ बदली हुई है। हर दूसरे मतलब कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हर 4 कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले वानी। तो मतलब कि हर जगह पे जाकर जो है आपका इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, और वो जो बदला हुआ रीजन है, वो जो क्षेत्र जो बदल जाता है उसको इन्वायरमेंट के लैंग्वेज में बायोम्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बायोम। उसके बाद बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर बेसिकली हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच का जो पार्ट होता है जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं उसको कहा जाता है बायोस्फीयर, गेटिंग द पॉइंट। और इसी बायोस्फीयर का एक
फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट छोटा सा, जो जहाँ पे जैसे हर जगह पे बायोस्फीयर है, जहाँ जहाँ पे ये तीनों चीज़ें टकरा रही हैं, तो वो जो छोटा सा यूनिट है उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है ना, इकोसिस्टम। और उस इकोसिस्टम के अंदर लिविंग नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट होंगे, उन दोनों को मर्ज कर देंगे तो इसी को हम कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसी इन्वायरमेंट और उसके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उसके ऑर्गेनिजम्स है चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग है, जो उनकी स्टडी जो है उसको ही कहा जाता है इकोलॉजी। तो आप रिवर्स हो गए, समझ रहे हैं कैसे रिवर्स हो गए, पूरा का पूरा खेल हो गया। ठीक है, ओके। तो ये था चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 में इतनी सी बातें हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। अब फंक्शंस क्या होते हैं इकोसिस्टम के, तो देखो इकोसिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एनर्जी फ्लो, दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, और तीसरा होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर मैं एनर्जी फ्लो की बात करूँ तो एनर्जी फ्लो में बता रखा है कि ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर से और टॉप कंज्यूमर तक जो ये फूड सिस्टम पूरा का पूरा चलता है, ठीक है, वो कैसे चलता है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं मतलब कि ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफ तक कैसे ये पूरा का पूरा सफ़र तय होता है आपका जो है फूड सिस्टम का, इसके बारे में जो बता रखा है दैट हैज़ बीन स्पोकन इन द ट्रॉफिक लेवल इंट्रैक्शन। उसका फूड चेन और इसके टाइप के बारे में बता रखा है, फूड चेन और इसके टाइप के बारे में कि भाई फूड चेन जो है और उसका टाइप जो है वो क्या कहते हैं मतलब कैसे काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे आप जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास कूपर खाता है, ग्रास कूपर खाता है, ग्रास कूपर को जो है फिर स्नैक को क्या कहते हैं ईगल। ठीक है, और उस ईगल को क्या कहते हैं मतलब वो ईगल अगर डिके हो जाता है तो कोई दूसरा एनिमल उसे खा रहा है। तो कुल मिला के ये जो प्रोसेस है कि मतलब पहले किसको खाया किसने, फिर उसका किसने खाया किसको, फिर ये जो पूरा प्रोसेस चलता है इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फूड चेन। ठीक है, और जब एक दूसरे को और फूड चेन जो है और ध्यान रखना है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही आगे क्या कहते हैं मतलब कि जो है कंज्यूमर तक फूड जा सकता है, कंज्यूमर कभी प्रोड्यूसर को नहीं दे सकता फूड। ठीक है ना, और प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर हमारे यहाँ पे प्लांट्स हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, जो हमें फूड प्रोवाइड करके देते हैं। और क्योंकि वो एटोट्रॉफ इसलिए क्योंकि वो अपना खुद का फोटोसिंथेसिस के मतलब कि माध्यम से अपना फूड खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस के मामले से, फोटोसिंथेसिस से क्या कहते हैं वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम ये कह सकते हैं कि दे डू नॉट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स, बट वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है कि हमारे फूड चेन का हिस्सा है और हमें उसको क्या कहते हैं हमें वो चाहिए अगर हम क्या कहते हैं जिंदा रहना चाहते हैं तो। ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। उसके बाद आपका जो है फूड वेब के बाद इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है ना, क्या कहते हैं सॉरी फूड क्या कहते हैं चेन का फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, फूड वेब बेसिकली जो है मतलब आपका ये कह सकते हैं कि जैसे देखो अगर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ टॉप कंज्यूमर जो जा रहा है, एक चेन जो एकदम मतलब कि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, तो दैट इज़ फूड चेन, एक दिखाने के लिए। और जब एक दूसरे को मिक्स करके जब खाते हैं तो दैट इज़ फूड क्या कहते हैं मतलब कि वेब। अब भाई क्या कहते हैं सांप ने क्या कहते हैं सीधा ग्रास खा लिया, या क्या कहते हैं ईगल ने क्या कहते हैं सीधा ग्रास ऊपर खा लिया, तो मतलब कि कुल मिला के ये पूरा वेब क्रिएट हो जाता है खाने का, इसको हम कहते हैं फूड वेब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका आ गया इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड में बता रखा है कि ये जो न्यूट्रिशन का साइकिल है, जो कैसे मतलब कि आपका जो है कैसे क्या कहते हैं मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर तक पहुंचता है, उसको दिखाने के लिए पिरामिड के माध्यम से दिखा रखा है। और 3 तरह के पिरामिड्स हमारे पास बेसिकली होते हैं। एक होता है नंबर का, कि भाई लास्ट वाले टॉप मतलब प्रोड्यूसर्स में कितने क्या कहते हैं नंबर्स हैं, उसके बाद कितने नंबर है, फिर कितने नंबर है, फिर कितने नंबर है। तो जो मतलब कि ये जो पूरा का पूरा एक पिरामिड के शेप में जो दिखा रखा होता है ये पूरे फूड चेन को, फूड वेब को, तो इसको कहा जाता है आपका दैट इज़ क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है दैट इज ऑफ मास। ठीक है, अब मास का मतलब क्या है कि भाई इकोलॉजिकल जैसे सबसे लास्ट वाले प्रोड्यूसर में वाले के पे जो है मास कितना था, कितना वजन था, और उसके बाद कितना आगे बढ़ता चला गया, तो ये बायोमास का हो गया। और लास्ट वाला होता है दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो एनर्जी का क्या होगा कि लास्ट वाले तक कितना एनर्जी था, फिर आगे क्या था। इस पर 10% का रूल चलता है कि मतलब हर जो लास्ट वाला जो क्या कहते हैं मतलब आपका फूड चेन गिवर है, जब क्या कहते हैं मतलब जो उस न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन कर रहा है, वो लास्ट वाला अपने अगले वाले को जो है वो 10% प्रोवाइड करेगा अपने फूड से एनर्जी।
ठीक है ना। अपने फूड के एनर्जी का 10% जो है वो नेक्स्ट लेवल सक्सेसर को क्या कहते हैं प्रोवाइड करेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ एनर्जी। ठीक है, 10% का लॉ चलता है, इसके अंदर ध्यान रखना आप। जैसे कि मान लो कि प्रोड्यूसर जो है वो ग्रास जो है उसके पास 100% एनर्जी है, उसके बाद वो जो ग्रास ऊपर को देगा वो 100 का 10% ही दे पाएगा, मतलब कि 10 देगा बस। फिर वो ग्रास ऊपर अगर जो वो रेप्टाइल को दे रहा है तो रेप्टाइल को जो है वो अपने 10% का 10%, मतलब कि अपने 10 का अपने 10% दे पाएगा, मतलब एक। उसके बाद 0.1, फिर 0.001। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर जो चलेगा वो कैसे चलेगा, वो यही ऐसे चलेगा कि एनर्जी का जो फ्लो है वो 10% के रूल पे चलता है। और दूसरा जो एनर्जी के फ्लो में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या, कि एनर्जी में यूनिडायरेक्शनल क्या कहते हैं आपका जो है हमेशा पिरामिड बनता है। जबकि अगर आप नंबर्स और बायोमास की बात करें तो नंबर्स और बायोमास में जो है इन्वर्स पिरामिड भी कई बार बनते हैं। ठीक है, कि भाई ऊपर, जैसे ऊपर कितने नंबर हैं, ऊपर वाले नंबर ज़्यादा हो गए, उसके बाद जो क्या कहते हैं बीच वाले कम हो गए, फिर नीचे क्या कहते हैं कम हो गए, फिर कम हो गए, सो लास्ट में आके बिल्कुल कम रह गया। तो ये इन्वर्स इन्वर्स भी नंबर्स का चलता है। ऊपर वाले वजन ज़्यादा है, बायोमास ज़्यादा है, फिर उसका कम होते 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 छोटा सा रह गया, तो ये बायोमास नीचे में कम हो सकता है। ठीक है ना। एक सिंगल भी क्या कहते हैं बहुत से लोगों को जो है फूड क्या कहते हैं प्रोवाइड कर सकता है। दैट इज़ ऑल्सो क्या कहते हैं, यू कैन सी लाइक जैसे गाय हो गई या भैंस हो गई, क्या कहते हैं आपका जो है बफेलो, आपका जो है बायोमास में एक सिंगल बफेलो या गाय जो है वो बहुत से लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकता है और बहुत टाइप्स के फूड प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि एनर्जी और क्या कहते हैं आपका सॉरी नंबर्स और आपका जो बायोमास का जो पिरामिड होता है वो कभी कभी इन्वर्स भी बनता है, लेकिन जो आपका एनर्जी का जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि उसका 10% का लॉ होता है, वो सिर्फ अपने सक्सेसर जो आपका लेवल पे जो बैठा हुआ है न्यूट्रिएंट साइकिल पे उसको उसको सिर्फ 10% ही अपने एनर्जी का सिर्फ प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, बाकी 90% वो खुद के लिए कंज्यूम करता है, और हर किसी के केस में ऐसा है। तो आप देखें कि प्लांट से ह्यूमन तक जो आता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नॉनवेज के अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत प्रोटीन होता है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, वहाँ से क्या कहते हैं उस प्लांट को खाया कई सारे एनिमल्स ने, उन एनिमल्स को खा खा के वो जो है जिंदा है जिस एनिमल को हम खा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि उस एनिमल को हम खा के सोचते हैं कि एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, बट सही मायने में उस एनिमल तक एनर्जी पहुँची इन सब का 10% है। ठीक है, तो सही मायने में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है, सबसे ज़्यादा एनर्जी है आपके जो प्लांट्स में, आप जो क्या कहते हैं मतलब कि जो आप जो क्या कहते हैं वेजिटेबल्स आप खाते हैं। ठीक है, जो आप वेजिटेबल खाते हैं या जो आपका क्या कहते हैं मतलब कि एग्रीकल्चर फूड्स आप जो आप खाते हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है कंपैरेटिवली जो आप नॉनवेज खाते हैं। ये सिर्फ एक कहते हैं कि टेस्ट का मामला था, लोगों ने टेस्ट का मामले को जो है जोड़ दिया एनर्जी के साथ। तो चलो कोई नहीं, दैट इज़ ऑल्सो द कंसर्न। ओके, उसके बाद उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है, उसके बाद आप देखेंगे पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल। पॉल्यूटेंट और ट्रॉफिक लेवल के बारे में बता रखा है कि इसमें दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं। जब अब जैसे मान लो कि शुरुआत में ही कोई पेस्टिसाइड के माध्यम से, कोई केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से, ठीक है, कोई इंसेक्टिवरस के माध्यम से जो है, अगर मान लो कि कोई इंसेक्ट जो है वो प्लांट को लग जाता है, तो ऐसे पॉल्यूटेंट्स जब अंदर आ जाते हैं तो वो जो प्लांट के अंदर आने वाले पॉल्यूटेंट्स को कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। और जब वो एक ट्रॉफिक, जब क्योंकि मैंने बताया था कि ये सारे के सारे आगे फूड चेन का हिस्सा है, आगे भेजा जाता है इनको, तो जब ये आगे भेजा जाएगा तो आगे जब ये अगले लेवल पे पहुंचेगा न्यूट्रिएंट साइकिल के, तो ये जो आगे पहुंचता जा रहा है इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन और प्लस क्या कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, दैट इज ऑल्सो द पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉफिक लेवल्स। उसके बाद हो गया बायोटिक इंट्रैक्शन। अब बायोटिक इंट्रैक्शन क्या होता है, बायोटिक इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि दो अलग स्पीसीज जब आपस में मिलते हैं तो उससे उनको क्या बेनिफिट होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। देखो, जब दो स्पीसीज आपस में मिलते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है तो उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, और अगर आपस में मिल रहे हैं और उसमें से दोनों को बेनिफिट अगर हो रहा है तो मेरे हिसाब से कमेंसलिज्म, और दोनों का नहीं हो रहा है तो कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, कंपटीशन हो तो किसी को नहीं होगा, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म। चलो ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे, बट हाँ ये सारे के सारे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पहले म्यूचुअल फिर कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म,
म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, उसके बाद कंपटीशन और द कंपटीशन, 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 पैरिडेशन, पैरिडेशन, प्रीडेशन, 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 पैरासाइटिज्म, 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 पैरासाइटिज्म। ठीक है, दैट इज ऑल। चलो, ये एनर्जी फ्लो के अंदर पूरा का पूरा पार्ट आ गया। ट्रॉफिक लेवल इंट्रैक्शन, फूड चेन एंड इट्स टाइप, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, pyramids of numbers, pyramids of biomass, pyramids of energy, क्या कहते हैं, and productivity, pollutant and trophic levels, bioaccumulation, बायोमैग्निफिकेशन, बायोटिक इंट्रैक्शन, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है दैट इज कंपटीशन, कंपटीशन, उसके बाद आपका प्रीडेशन, उसका पैरासिटिज्म। ओके, उसका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की बात करें हम, तो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के अंदर अगर हम देखेंगे तो दैट इज गैसियस साइकिल। दो तरह के साइकिलिंग होते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के अंदर, एक होता है गैसियस, एक होता है सेडिमेंट्री। गैसियस में आपके आ जाते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और वाटर। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो सेडिमेंट्री में आपका आ जाता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और सल्फर, ये दोनों साइकिल आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसका इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर जब किसी एक पर्टिकुलर इकोलॉजी को या इन्वायरमेंट को सब्स्टिट्यूट करके जो दूसरा आता है तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल क्या कहते हैं सक्सेशन। जब मान लो कि कहीं पे कोई इन्वायरमेंट नहीं था, कहीं पे कोई फॉरेस्ट नहीं थे, उसको क्या कहते हैं मतलब कि बिल्कुल नए तरीके से क्या कहते हैं आ रहा है, तो उसको कहते हैं आपका दैट इज़ क्या कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या कहलाता है, जब कहीं पे जंगल नहीं होता और वहाँ से जंगल बनना स्टार्ट होता है तो दैट इज़ सक्सेशन होता जा रहा है, या कहीं पे था मगर ख़त्म हो गया उसके बाद फिर नया दोबारा स्टार्ट हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, ऑटोजेनिक होते हैं, एलोजेनिक होते हैं एंड ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो अपने आप ही होने लग गया, हेटरोट्रॉफिक जो आप क्या कहते हैं उसके अंदर कर रहे हैं, उसके अंदर प्राइमरी के अंदर जहाँ पे क्या कहते हैं मतलब कि आपका प्राइमरी के अंदर आई थिंक मेरे हिसाब से प्राइमरी के अंदर शायद मेरे हिसाब से प्राइमरी के अंदर था ही नहीं और आपने क्या कहते हैं जंगल लगाया है। सेकेंडरी के अंदर था लेकिन क्या कहते हैं फॉरेस्ट फायर हो गया और उसके बाद वहाँ से जंगल खत्म हो गया, फिर दोबारा आपने क्या कहते हैं वहाँ से जंगल आने स्टार्ट हो गए, शायद इसको कहा जाता है। तो ये था आपका चैप्टर 2, फंक्शन ऑफ क्या कहते हैं फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। बाकी हम धीरे धीरे अभी आगे और बढ़ते हैं, चैप्टर बड़े हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स को डिटेल में देखेंगे कौन कौन से चैप्टर बनाए गए। ठीक है, बस 2 मिनट का गैप लेते हैं, जस्ट हम अभी आ रहे हैं।